आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कलकत्ता की भीड़ भरी सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की टक्कर में परेश चंद्र भट्टाचार्य को चोट लग जाती है। सुचरिता परेश चंद्र को विनय बाबू के घर ले जाकर उनका उपचार करवाती है। विनय गौर मोहन उर्फ गोरा का अभिन्न मित्र है। दोनों में हिंदू धर्म बनाम ब्राह्मण धर्म को लेकर विवाद होता है। गोरा का सौतेला भाई महिम भी आता है, लेकिन गोरा और विनय को बहस में मुब्तिला देखकर लौट जाता है। गोरा की मां आनंदमयी ममता की पक्षधर है। गोरा और विनय में वैचारिक मतभेद बना रहता है। आइए अब सुनते हैं इससे आगे। ये कलकत्ता की बारिश, आज तो फंसी गया मैं। गोरा का घर भी आ गया। गोरा, गोरा, अभी आता हूँ। अरे विनय, इतनी बारिश में? अच्छा अच्छा, जल्दी से अंदर। हाँ। तुम तो कितना भीग गए हो, कपड़े बदल लो। 2 दिन कहाँ रहे तुम? तुम्हारा भारतवर्ष ढूंढ रहा था। भारतवर्ष तुम्हारा भी उतना है जितना मेरा। अच्छा बताओ, मिला कि नहीं? तुम ही ढूंढ कर दोगे मुझे। हाँ। देखो विनय, परिहास कर रहे हो तो बात अलग है, गंभीरता से पूछते हो तो बात करो। अच्छा पहले कपड़े बदल लो। हाँ, कहाँ रखे हैं कपड़े? अरे देखो, यहीं कहीं होंगे, माँ ऊपर नीचे रख देती हैं। अच्छा, ये रहे। अरे देखो तो, ये तुम्हारे कपड़े पहनकर लगता है जैसे हैंगर पर लटक रहे हो। थोड़ा मोटे हो जाओ। गोरा, तुम ठहरे रजतगिरी और मैं एक छोटा सा टीला, या शायद वो भी नहीं। अरे इतनी उदासी क्यों? सब ठीक ठाक तो है ना? मालूम नहीं गोरा, मैं तुम्हारी दृष्टि से देश को क्यों नहीं देख पाता। तुम देश को सिर्फ कलकत्ता के परिप्रेक्ष्य में देखते हो विनय। सिर्फ कलकत्ता ही नहीं है भारत, बहुत बड़ा देश है ये। अरे गोरा, जब देखो तुम देश, धर्म, समाज की ही चर्चा करते रहते हो। इंसानों का भी कुछ ख्याल है कि नहीं? क्या हुआ महिम दादा, बोलो ना। तुम पूछोगे पर गोरा नहीं पूछेगा। बोलो दादा, क्या हुआ? गोरा, भारत के उद्धार के लिए परेशान हो। अरे भाई की भी कोई चिंता है कि नहीं? बताओ भी, क्या बात है? हमारे दफ्तर में एक नया बड़ा बाबू आया है। बाबुओं को कुछ समझता ही नहीं। कोई भी बाबू ऐसा ना होगा जिसे पूरे महीने की तनख्वाह मिलती हो। अब उसके विरोध में अखबार में एक चिट्ठी छप गई तो वो समझता है ये मैंने ही छपवाई है। कहता है उसका प्रतिवाद छपवाओ। कुछ करो गोरा, वरना वो मुझे दफ्तर में टिकने नहीं देगा। बस बस बड़े दादा, बस। एक ही सांस में इतनी बातें, पर इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? तुम इतना अच्छा लिखते हो गोरा, उस शठ से मुझे छुटकारा दिलवाओ। शठे शाठ्यम समाचरेत, वो वाली नीति लगाओ। अच्छा दादा, अच्छा, कुछ करते हैं। हरे मुरारी ओ गिरधारी राखो लाज हमारी।
राखो लाज हमारी। सुबह शाम पूजा अर्चन में ही लगे रहोगे या घर की भी कुछ खोज खबर लोगे? आओ बैठो, तुम भी गाओ। हरे मुरारी हरे मुरारी, ओ गिरधारी ओ गिरधारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, ओ गिरधारी ओ गिरधारी, हरे मुरारी हरे मुरारी, ओ गिरधारी। पूजा हो गई ना? अब मेरी सुनो। बोलो आनंद भाई, क्या कहती हो? यही कि आजकल गोरा पर जो हिंदूपन सवार हुआ है वो न जाने कहाँ रुकेगा। बाकी सभी मतों का विरोध करता फिरता है, अपनी राह खोज रहा है। ऐसे मिलती है राह? उसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। गले में एक लच्छी सूत डाल लेने से कुछ नहीं होता। मैंने उसे जनेऊ डालकर कोई अधर्म किया है क्या? मैं ये नहीं कहती कि कोई अधर्म किया है आपने, पर डरती भी हूँ। माँ होना, माँ होती ही ऐसी है। संतान के लिए उसके मन में हमेशा डर बना ही रहता है कि कहीं उसका कोई अनिष्ट न हो जाए। हाँ, कितनी मुश्किल से पाया है हमने गोरा को। याद है तब चारों ओर कितनी मार काट मची थी। हाँ, सब याद है। आनंद भाई, देखो तो इतनी रात दरवाजा कौन बड़बड़ा रहा है? चारों ओर मार काट मची है, न जाने आधी रात को कौन होगा। देखो तो। मुझे तो डर लगता है, आप ही देखिए ना। पर जरा ध्यान से, पहले झरोखे से देख लीजिए। हाँ हाँ, देखता हूँ। अरे ये तो कोई मेम खड़ी है। मेम? आधी रात को यहाँ क्यों भला? अच्छा हटो, मैं खोलती हूँ दरवाजा। कौन हो? अरे ये तो गिर पड़ी। सुनिए, जरा संभालिए, क्या उठाइए। कर रही हो आनंद भाई, क्या कर रही हो? इस मार काट में मेम को घर में शरण दे रही हो? हम पर ही कोई मुसीबत ना आ जाए। आ जाए तो आ जाए, शरणागत को घर से नहीं निकालूंगी। जरूर ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। जो भी हो, इस मार काट के बीच इस मुसीबत की मारी को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। ये तो किस्तान लगती है। जो भी हो, मेरे लिए वो सिर्फ एक इंसान है और फिर शरणागत है। तुम मेरी नहीं मानोगी। चलो तुम्हारी ही सही। ऐसा करते हैं कि इसे कुछ समय के लिए गौशाला में छिपा देते हैं। इसे तो होश भी नहीं। अरे ये तो माँ बनने वाली है। लगता है प्रसव का समय है। और मुसीबत, ईश्वर। ना कोई भाई ना डॉक्टर, क्या करूं? अरे राम, हे मुरारी तू ही बता, क्या करूं मैं? ना भोगी हो प्रसव पीड़ा, पर जानती तो हूँ क्या होती है प्रसव पीड़ा। हर औरत माँ होती है, हर औरत समझती है प्रसव की पीड़ा। तुम क्या जानो। अच्छा देखो, तुम जाकर पानी गर्म करो, मैं इसे धीरे धीरे गौशाला में ले जाती हूँ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इधर आ जाओ, आ जाओ, आराम से। पानी ले आओ जी। ये लो पानी। हाँ, रख दो। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में जाओ। बस बस, आराम से। अरे बस बस। अरे वाह, कैसा सुंदर पुत्र हुआ है तुम्हारा। देखो तो। आनंद भाई, वो आनंद भाई, अब मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, अब आ सकते हो, आ जाओ। देखो तो कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल अंग्रेज लगता है। पर ये मेम क्यों चुप है? देखो, अरे हाँ, बच्चा तो बहुत ही सुंदर है। अरे इसको माँ को भी तो दिखाओ। देखिए ना,
ये तो कुछ बोलते ही नहीं। जरा इसकी नब्ज तो देखिए। हाँ। अरे इसकी नब्ज तो बंद हो चुकी है। हाँ? क्या कह रहे हैं? हटिए, मुझे देखने दीजिए। हाँ, देखो। हाँ? हे राम, हे कृष्ण, ये क्या किया तूने? पैदा होते ही बच्चे से माँ को छीन लिया। हे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अब मैं क्या करूं? इस बच्चे को कहाँ ले जाऊं? इसके बाप के बारे में हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। आनंदमयी, आनंदमयी, मैं तो पहले ही कहता था कि हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। देखिए, ये समय ये सोचने का नहीं है। इस वक्त तो हमें ये सोचना है कि इस बच्चे की जान कैसे बचे। किसी डॉक्टर को बुलाना भी कठिन है। अब जो कुछ भी होगा अरे मुरारी ही करेंगे। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। उसकी इच्छा के सामने इंसान की क्या बिसात। बस तब से ही गौरमोहन हमारे पास है। मेरी ममता की साथ पूरी हो गई, इसलिए मुझे उसके लिए हमेशा चिंता लगी रहती है जी। स्वाभाविक है, पर मेरे सामने 2 सवाल हैं आनंदमयी। वो क्या? पहला तो ये है कि मेरी संपत्ति पर पहला हक महिम का है, ना कि गोरा का। गोरा तुम्हारा भी उतना ही पुत्र है जितना कि मेरा। वैसे भी तुम्हारी संपत्ति लेना ही कौन चाहता है? महिम को ही दे देना अपनी पूरी संपत्ति। और दूसरी परेशानी क्या है? यही कि हिंदू रीति से ब्राह्मण कुल में उसका विवाह कर सकूंगा कि नहीं। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। पर संपत्ति से उसे पूरी तरह से वंचित करके क्या उससे अन्याय नहीं करेंगे आप? ठीक कहती हो आनंदमयी। उसे इतना तो जरूर दूंगा कि उसका जीवन चलता रहे। मैं कई बार सोचती हूँ कि गोरा को सब बता दूं, फिर डरती हूँ कि कहीं मैं पुत्रहीना न हो जाऊं। धर्म के भय से कुछ छिपाना ठीक भी नहीं लगता। अभी नहीं, पर समय आने पर उसे सब कुछ बताना ही होगा। कहीं उससे मैं अपने पुत्र से वंचित तो नहीं हो जाऊंगी ना? लेकिन इस तरह से भी स्नेह का संबंध पूरा जीवन तो नहीं चल सकता। हाँ, देखो समय ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हाँ आनंदमयी। विनय बाबू, इधर इधर देखिए। अरे सतीश। हाँ। परेश बाबू भी। अब रुको, मैं नीचे आता हूँ। नहीं विनय बाबू, हम ही ऊपर आ जाते हैं। अरे नहीं, मैं नीचे आता हूँ भाई। नीचे आ भी गए? क्या हमें नीचे से ही लौटाने का इरादा है? शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आइए, चलिए ऊपर चलिए। विनय बाबू, आप तो उस दिन कह रहे थे कि हमारे घर आएंगे, अभी तक तो आए नहीं, क्यों? आइए, आराम से। विनय बाबू, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे आऊंगा ना, आऊंगा। अब बैठिए। उस दिन आपने मेरे लिए बहुत किया। आप ना होते तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। अरे नहीं परेश बाबू, अब चोट का दर्द तो नहीं है ना? हाँ, अब सब ठीक है। विनय बाबू, आपके घर में कुत्ता है? कुत्ते तुम्हें अच्छे लगते हैं? हाँ, बताओ ना, है? नहीं सतीश, नहीं। अच्छा, आप कुत्ते क्यों नहीं पालते? कभी सोचा नहीं मैंने। बहुत बक करता है। मैं भी बहुत बोलता हूँ, इसीलिए हम दोनों में खूब जमती है। क्यों सतीश बाबू? हाँ, बोलते हैं, लड़ते तो नहीं ना? अच्छा बाबूजी, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या कुछ और? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो सीधा निकल रहा था, सतीश इधर खींच लाया। आप कभी घर आइए ना, हम यहीं
78 नंबर में रहते हैं। इन्हें मालूम है। अच्छा, वो कैसे? एक दिन घर के दरवाजे तक ये मेरे साथ आए थे। हाँ, वो उस दिन बस फिर मैं हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो मिलना जुलना तो होना चाहिए ना। और नहीं तो क्या। जी, मैं आऊंगा, किसी दिन जरूर आऊंगा। किसी दिन क्यों, अभी क्यों नहीं? अरे नहीं सतीश, आज मुझे गोरा के यहाँ जाना है। गोरा? अच्छा, वही जिसका चित्र आपने दीवार पर टांग रखा है। ये गोरा कौन है? जी, मेरा मित्र है। कभी मिलवाऊंगा आपसे। ठीक है, तो हम चलें क्यों सतीश? अरे परेश बाबू, आपने कुछ लिया भी नहीं। अरे बातें जो करते रहे ना। बहुत बकबक करते हो बख्तर खिलजी। अरे वाह, ये सतीश का दूसरा नाम है क्या? हाँ, ये हमेशा शहनशाहों की तरह बात करता है। इसकी बहनें इसे इसी नाम से बुलाकर चिढ़ाती हैं। पर मैं चिढ़ने वाला नहीं। भाई सतीश, लगता है तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी विनय बाबू, कभी आइएगा जरूर। हाँ विनय बाबू। जी हाँ परेश बाबू, मैं जरूर आऊंगा। जी आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ाऊं। आइए बाबू। चल चल। अरे विनय बाबू, विनय बाबू, विनय बाबू, इधर देखिए। अरे सतीश, तुम? हाँ मैं। चलिए विनय बाबू। अरे नहीं, हमारे घर चलिए। मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरी बहन है। चलिए ना विनय बाबू, हमारे साथ घर चलिए। देखो सतीश, अच्छा लगेगा क्या? परेश बाबू क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं, आप चलिए ना। अच्छा, कहते हो तो चलो। और नहीं तो क्या, हम तो घर पर थे नहीं, तो आपका आना भी कोई आना हुआ भला। चलिए ना, घर चलिए। हाँ, चलो। आइए। अरे आइए आइए विनय बाबू। अरे सतीश, ये विनय बाबू कहाँ मिल गए? यहीं बाहर। वो परेश बाबू, मैंने तो कहा भी था कि मैं वहीं से आ रहा हूँ, पर ये माना ही नहीं। फिर अब आप आए हैं सही पकड़ में। अब जल्दी से छुटकारा नहीं है विनय बाबू। सतीश, दीदी कहाँ है? अंदर गई है बाबा। जा उसे बुला ला। जी। आइए, बैठिए विनय बाबू। जी। आपने बुलाया बाबा? अरे आओ आओ सुचरिता, इन्हें तो तुम जानती हो ना? जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये तो अपनी धुन में चले जा रहे थे, लेकिन इन्हें देखते ही सतीश को जाने क्या हो गया कि गाड़ी से कूदकर इन्हें पकड़ लाया। आप शायद किसी काम से जा रहे थे? अब नहीं, ऐसा कोई खास काम तो नहीं था। दीदी, जरा चाबी देना तो मैं अपना माउथ ऑर्गन विनय बाबू को दिखाऊंगा। ले, ये माउथ ऑर्गन सुनाए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। अरे, इसमें ये भी कला है, ये मुझे मालूम नहीं था। ये छोटा सा आपका दोस्त आप पर बड़ा भारी पड़ेगा। देखेंगे। वैसे सतीश मुझे बहुत पसंद है। लो, ये ले आया, आप सुनिए। सुनाऊं? अच्छा विनय बाबू, बताइए आप कौन सी धुन सुनेंगे? भाई सतीश, जो तुम्हें पसंद हो वही धुन सुनाओ। ठीक है, तो सुनिए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत अच्छे सतीश, बहुत बढ़िया। अच्छा विनय बाबू, अपने बंधु को भी तो एक दिन लाइए ना। गोरा? हाँ विनय बाबू, कभी मिलवाइए उन्हें। क्या करते हैं आपके बंधु? गोरा असाधारण प्रतिभा का धनी है बाबूजी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उसका नाम पूरे भारतवर्ष पर सूरज की तरह चमकेगा। वो कैसे? देखिए, गोरा की दृष्टि विराट है बाबूजी। एक ओर वो हिंदू समाज के बारे में, तो दूसरी ओर भारत के बारे में खुलकर चिंतन करता है। देश और समाज को लेकर हम लोगों में घंटों बहस होती रहती है। वैसे विदेशी आदर्शों के कारण हम भारत को जिस दृष्टि से देखते हैं वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? देशी विदेशी, जाति को जाति का भेद करना अच्छा है क्या? ना अच्छा ना बुरा। एक चीज एक जगह अच्छी तो दूसरी जगह बुरी हो जाती है। जैसे अगर पूछा जाए कि हाथ अच्छी चीज है या बुरी, तो मैं कहूंगा कि सारे शरीर के साथ ही हाथ मिलाकर देखा जाए
तो अच्छा है, लेकिन कोई कहे कि मैं हाथों के सहारे पक्षियों की तरह उड़ लूंगा तो ऐसी सोच से हानि ही होगी। ये तो आप बात को टाल रहे हैं। आप जाति भेद में विश्वास करते हैं? संभवतः हाँ, संभवतः नहीं। यानी आप विश्वास से कुछ नहीं कह सकते? देखिए, यहां बात विश्वास के बजाय समाज की है। बहुत सारी बातें हम ना मानते हुए भी समाज में रहने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। ये बात तो मुझे और भी खराब लगती है कि जिस बात को हम मन से स्वीकार ना करें, समाज के दबाव या डर के कारण स्वीकार कर लें। देखिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी बात स्वीकार ना की होगी जिसे आपका मन तो नहीं मानता, लेकिन परिवार या समाज की खातिर या उसके दबाव में स्वीकार कर लिया हो? मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता। तब तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। वस्तुतः हमें अपने मत को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। इस तरह से तो हम मूल बात से भटक रहे हैं। दरअसल हम चर्चा तो अपने समाज की जाति व्यवस्था पर कर रहे थे। हम सिद्धांत के तौर पर जाति को चाहे कितना ही है या त्याज्य क्यों ना माने, लेकिन सच्चाई यह है कि जाति भेद तो समाज में है ना। वो बात अलग है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप इसमें विश्वास रखते हैं या नहीं। देखिए, मैं अरे बेटी, किस बहस में पड़ गई हो? ये जाति और धर्म का मामला बहुत गहरा और पेचीदा है। तुम पहली ही मुलाकात में इन सब सवालों का हल निकाल लेना चाहती हो? विनय बाबू पहली बार घर आए हैं, ये बातें तो होती रहेंगी। जा, माँ को बुला ला, कम से कम परिचय तो हो ही जाए। बाबा, आप मुझे बात भी नहीं करने देते। मेरी दृष्टि इस तरह से तो कभी खुलेगी ही नहीं। अगर किसी विषय पर हम बहस नहीं कर सकते तो फिर पढ़ने लिखने का अर्थ ही क्या रह जाता है बाबा? अरे बेटी, मैं ये नहीं कहता कि बहस मत करो या बात मत करो। करो, जरूर करो, लेकिन पहले विनय बाबू को घर के लोगों से मिलवा तो दो। ठीक है, माँ को बुलाती हूँ। विनय बाबू, सुचरिता बहुत पढ़ती है, इसलिए बहस भी बहुत करती है। तब तो अच्छा है परेश बाबू, किसी दिन गोरा से भिड़वा दूंगा इसे। गोरा बंधु से क्यों? आप क्यों नहीं करते दीदी से बहस? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि महाशय आप हमें लड़वाना चाहते हैं? नहीं विनय बाबू, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दीदी जब बहस करती है ना तो सुनने में बड़ा मजा आता है। बाबा, बोलो बेटी। माँ आपको ऊपर ही बुला रही हैं। ओहो, तुम्हारी माँ भी कमाल है। मैं कहता हूँ दक्षिण चलो तो वो उत्तर की ओर चलना शुरू कर देती है। मैं कहूँगा कि चाय पिलाओ तो वो कॉफी बना कर ले आएंगी। वो बात नहीं है बाबा, माँ रसोई के काम में व्यस्त हैं। अरे बेटी, तो उसे बताना था ना कि कोई मेहमान आया है। उससे थोड़ी देर मिल लेती तो फिर चाहे अपने काम में लगी रहती। पर क्या करूं, अब ये वारंट जो आ गया है तो गिरफ्तार तो होना ही पड़ेगा। तुम जाना नहीं विनय बेटा, बैठकर अपनी बात आगे बढ़ाओ। मैं पेशी देकर अभी वापस आता हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, फिर आऊंगा, आपसे बातें भी करूंगा और बहस भी करूंगा। अच्छा सतीश बाबू, नमस्कार। नमस्कार विनय बाबू, आपसे बहस करने के लिए मैं सदा उत्सुक रहूंगी। और मैं भी विनय बाबू। अरे नहीं भाई, तुमसे तो मैं माउथ ऑर्गन सुनूंगा ना। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की दूसरी कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने। रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने। ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने। ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, एस के बत्रा, नरेंद्र जोशी,
कीमती आनंद, दीपा रॉय, सादिया रहमान, मदन डोगरा, श्याम अरोड़ा और पारस शर्मा। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप सुनेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।